अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो पूरी तरह उसमें मगन हो रहा था। वो शायद दरवाजे की आवाज़ सुन नहीं पाया था या फिर खुद जानबूझकर इग्नोर कर गया था। लेकिन बाहर से आती मायरा की आवाज़ से तनावुश को उसे होश की दुनिया में लाना पड़ा। दरवाज़ा खोलो, कोई खुदा का बंदा यहाँ अंदर है भी या नहीं? यार प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, बहुत लंबी फ़्लाइट लेकर आई हूँ, ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं, मेरे पैरों में जान नहीं है। वो दरवाज़ा पीट रही थी, जबकि ताजफैन जो उसके साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात जी रहा था, बदमज़ा होता दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि वो भी खुद को नॉर्मल करती दरवाजे को देख रही थी। उसने एक नज़र मायरा को देखा, फिर जैसे उसके अंदर कुछ टूटने लगा। ताशफैन की पहली मोहब्बत, उसकी चाहत, मायरा, हाँ वही लड़की जिसके लिए वो अपने बाप से लड़ पड़ा था, जिसके लिए वो उससे शादी से इनकार कर रहा था, उसे तलाक देने जा रहा था। उसके दिल में एक गुबार सा भरने लगा था मायरा की खिलखिलाती आवाज़ से। मायरा खिलखिलाती हुई ताशफैन से बातें करती अंदर आ रही थी, जबकि वो बस उसके हाथों में उसका हाथ देखकर रह रही जबकि वो बस उसके हाथों में उसका हाथ देख रही थी। वो कैसे उसके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता था जब उसकी पुरानी ज़िंदगी उसके साथ कदम उठा रही थी। मायरा खुशी से उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी जब अगले ही लम्हे वो उठते हुए तेज़ी से किचन में चली गई। मायरा एक लम्हे के लिए वहीं पीछे रह गई थी। इसे क्या हुआ अचानक? क्या मेरा यहाँ आना इसे बुरा लगा है? मायरा परेशानी से उसका चेहरा तकने लगी। तुम्हारा आना इसे बुरा क्यों लगेगा बेवकूफ़? जाओ तुम चेंज करो, वो नाश्ता बना रही है, नाश्ता करके थोड़ी देर आराम कर लेना। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, इस कमरे में चली जाओ। उसने तनावुश के कमरे की तरफ इशारा किया, जबकि वो कुछ परेशान सी हाँ में सर हिलाकर तनावुश के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती खाना बना रही थी। उसे बहुत बुरा लगा था मायरा का यहाँ आना। पता नहीं क्यों मायरा उसे इतनी बुरी लगने लगी थी। हालांकि जब वो पहली दफ़ा उससे मिली थी वैसे अच्छी लगी थी। उसने कभी मायरा के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा था, लेकिन आज ना तो उसे यहाँ उसका आना अच्छा लगा था और ना ही उसकी अपने घर में मौजूदगी उसे अच्छी लग रही थी। वो इतनी सुबह सुबह क्यों आई थी? सुनो, मायरा के लिए कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता बना दो। बेचारी बहुत ज़्यादा थकी हुई आई है, रात की फ़्लाइट की वजह से सीधी यहीं आ गई है, क्योंकि उसके हॉस्टल में इस वक्त उसे कोई जाने नहीं देगा। वहाँ के रूल्स काफ़ी सख्त हैं, सो मेरे टाइमिंग्स पर आना जाना होता है। खैर तुमसे क्या छुपाना, मायरा को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। वो कुछ दिन यहीं पर रहेगी क्योंकि उसने ऑडिशन पर जाने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, तो अपने हॉस्टल की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और फिर से वो ऑडिशन में फ़ेल हो गई थी। तो इसको उठाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आराम करके जागेगी तब उसको खाना पूछ लेना। और तुम भी उसके कमरे में मत जाना, बेचारी डिस्टर्ब होगी, नींद की बहुत कच्ची है। वो उसके साथ आता, चाय के लिए पानी चढ़ाता, उसे हिदायत देने लगा, लेकिन वो तो मेरा कमरा है, वहाँ मेरा सामान है, मैं तो सारा दिन इधर के चक्कर लगाती रहती हूँ, आप उन्हें अपने कमरे में ठहरा लेना। वो उसे देखते हुए बोली, लेकिन फिर एहसास हुआ वो कुछ ज़्यादा बोल गई है। शायद वो भूल गई थी कि वो खुद भी तो उसी के रहमो करम पर इस घर में, उसी के दिए हुए कमरे में रहती थी। उस कमरे पर उसका कौन सा हक था? बेवकूफ़ लड़की, मैं उसे अपने कमरे में कैसे ठहरा सकता हूँ? और वैसे भी तो अब वो कमरा खाली ही रहेगा, अच्छा ही है ना, वो रह ले। और तुम्हें अपने सामान के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी आज रात से तुम्हें अपने कमरे में शिफ्ट कर चुका हूँ। भूल गई, कल से तुम मेरे वाले कमरे में ही रह रही हो, तुम्हारा सामान भी उधर ही, तुम्हारे समेत। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला था। उसकी कुछ देर पहले वाली हरकतें याद करके उसका दिल एक दफ़ा फिर सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आने को बेचैन हुआ। मतलब आप मेरा कमरा मुझे नहीं देंगे, मुझे अपने कमरे में ले आएंगे आप? मतलब आप मेरा कमरा उन्हें देकर मुझे अपने कमरे में ले आएंगे, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना? वो परेशानी से कहने लगी। न जाने क्यों मायरा के बारे में सोच कर ही उसे बुरा लगने लगा था। और बुरा क्यों लगेगा, वो हैरानगी से उससे पूछ रही थी। उसकी बात उसे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं आपके कमरे में रहूंगी तो मेरी बीवी अगर मेरे कमरे में रहेगी तो उसे क्यों बुरा लगेगा? उसकी बात काट कर वो पूछने लगा, बन गया खाना? अगर बन गया है तो दे दो यार, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, कल से मेरी हालत ख़राब हो रही है। और वो मोटी चुड़ैल 3 दिन से मेरा सामान बाहर फेंक कर बैठी हुई थी। एक दफ़ा मैं हीरोइन बन जाऊँ, सबसे पहले इस हॉस्टल को खरीदूंगी, देख लेना तुम। मेरी ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी ख्वाहिश हीरोइन बनना थी, लेकिन अपना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश उस हॉस्टल को ख़रीद कर उस मोटी चुड़ैल को धक्के मार कर निकालना है। तनाशु बेबी, मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। पता है तुम्हें कितनी कीमती परफ्यूम्स थी, मैंने एक्स्ट्रा टाइम जॉब करके वो परफ्यूम खरीदी थी, फेंकने की वजह से टूट गई होगी।
वो परफ्यूम के दुख में हलकान होती मासूमियत से पूछने लगी, अरे नहीं बेबी, टूटी नहीं। उस मोटी चुड़ैल ने चोरी कर ली और मेरा और बहुत सारा सामान चोरी कर लिया। मैं उस पर केस करूँगी, मैं अपना सारा सामान लेकर रहूँगी उससे। याद रखना तुम मेरे साथ चलना पुलिस स्टेशन। वो अब की बार ताशफैन को देखते बोली, तुम्हें आराम की ज़रूरत है मेरी जान, नाश्ता करो। वो उसका बाजू पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाने लगा था, जबकि तनावुश की नज़र तो उसके कपड़ों पर थी, और कपड़ों से भी कहीं ज़्यादा उसके बराना बाजुओं पर। कैसे वो सुकून से छोटी सी शर्ट में बिना आस्तीन के बाजू पहने आराम से बैठी थी। उसकी पैंट भी बहुत टाइट थी। तनावुश को तो उसके कपड़े देखकर उलझन हो रही थी। ऐसे कपड़ों में तो वो सांस भी ना ले पाए। तुम जाओ, जाकर रूम तैयार करो इसका, याद से यहीं रहेगी। इसका सामान बैग से निकाल कर अंदर अलमारी में लगा दो, और हाँ, तुम्हारा जो सामान इस कमरे में पड़ा है वो मेरे कमरे में ले आओ। नहीं ताशफैन, मेरी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं बेबी, मैं आज ही कोई अच्छा सा हॉस्टल तलाश करूंगी। फिर अचानक तनावुश का हाथ थामते हुए बोली। उसे मायरा का फैसला बहुत अच्छा लगा था। वो खुद ही जा रही थी। तनावुश कुर्सी पर बैठने लगी जब ताशफैन बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो फिर फजूल बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने मशवरे अपने पास रखो। और तुम अभी तक खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से इसका कमरा तैयार करो। अब की बार उसने तनावुश को देखते कहा तो वो हाँ में सर हिलाते उसके कमरे की तरफ चली गई। अरे यार, मैं चली जाती हूँ ना, कोई अच्छा सा हॉस्टल देख लूँगी। तुम बेकार मेरी वजह से परेशान हो रहे हो। वो उसके जाने के बाद ताशफैन से बोली, मैंने कहा मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है तो बस कर दो मायरा। मैं बार बार अपनी बातें दोहराने का आदी नहीं हूँ। अब की बार वो गुस्से से बोला था। ताशफैन, अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है, बल्कि अभी अभी तो तुम्हारा रोमांस शुरू हुआ होगा। मैं तुम लोगों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ, बल्कि हड्डी तो बेचारी तुम्हारी बीवी है। इत्तू सी बीवी कहाँ से लेकर आयो? वो दो उंगलियों के बीच की जगह दिखाते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। थोड़ा ज़्यादा नहीं बता दिया तुमने? वो उसकी उंगलियों का फासला कम करते हुए बोला तो वो खिलखिला दी। नसीब में ही इत्तू सी लिखी हुई थी, और मैं एक साबिर और शाकिर किस्म का इंसान हूँ। बस खुदा का शुक्र अदा करके रख ली। वो भी उसी के अंदाज में बोला, हाँ बिल्कुल, इतने तुम साबिर और शाकिर, ये तो बस तुम्हारे दिल ने तुम्हें धोखा दे दिया, वरना तुम इतनी आसानी से तो इस बेचारी के हाथ आने वाले नहीं थे। बेचारी वो नहीं, मैं हूँ बेचारा। तुम अपनी सारी हमदर्दियाँ मुझ तक रखो। सिर्फ शक्ल से मासूम है, बहुत तंग करती है मुझे। उसने अपने चेहरे पर मिस्कीनी तारी की। क्या मतलब, वो तुमसे प्यार नहीं करती? उसने भी ड्रामाई अंदाज में पूछा। वो सिर्फ अपने कार्टून के प्रिंस से प्यार करती है। इतना हैंडसम प्रिंस तो उसे नज़र ही नहीं आता। वो दोनों बातों में मगन थे जब वो एक बैग घसीटती दूसरे रूम में ले जा रही थी। इतना बड़ा बैग, तुम तो कभी भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते ना? उसने ताशफैन को देखते हुए पूछा। मेरी बीवी का सामान है, तुम्हें पता नहीं? जहाँ कोई औरत रहती हो तो इतना सामान होना नॉर्मल है। उसने बात बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो उसे नहीं बताना चाहता था कि वो और तनावुश अलग-अलग कमरों में रहते हैं। तुम खाना शुरू क्यों नहीं कर रहे? बीवी का इंतज़ार कर रहे हो क्या? हाँ, वो नाश्ता ठीक से नहीं करती, उसके साथ ही करता हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा। सो रोमांटिक। मैं तुम लोगों के रोमांस के बीच में सच में हड्डी बन जाऊंगी। मुझे चले जाना चाहिए। मायरा ने फिर से कहा, डोंट वरी, हमारे पास रोमांस करने के लिए हमारा कमरा है, हम वहाँ आराम से कर लेंगे। और हमने कभी बाहर करना हुआ तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। उसने मशवरा दिया। आइडिया बुरा नहीं है, मेरे ख्याल में मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। अब की बार वो उसे नाराज़ हुए बिना बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। वो उसका सारा सामान निकाल कर अलमारी में लगा रही थी, लेकिन इतने अजीबोगरीब कपड़े और इतने बेहुदा कपड़ों को देख उसका दिल खराब होने लगा। अगर वारिक भाई इन कपड़ों को देख लें तो कपड़ों के साथ साथ इस मायरा को भी आग लगाकर मार डालें। वो अचानक ही मुंह पर हाथ रख कर हंसी। उसे औरतों की बेशर्मी से बेहद नफरत थी। एक दफ़ा एक पड़ोसन की लड़की उनके घर आकर बैठी तो उसने आओ देखा ना था उसे इतनी सुनाई कि उसके बाद वारिक के सामने आना ही छोड़ चुकी थी। वो किसी बाहर वाली को कुछ भी कहने का हक नहीं रखती थी, लेकिन उस वक्त वो उसके घर में बैठकर इंतहाई इंतहाई बोल्ड ड्रेसिंग में दावत का सामान बनी हुई थी, और फिर उसने वारिक को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए इंतहाई बेहुदा हरकत की थी। वो समझता था कि हर औरत के पर्दे का सवाल उसके महरम रिश्तों से किया जाएगा। हालांकि वो तनावुश का महरम नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस पर पर्दे के मामले में काफ़ी सख्ती करता था, क्योंकि वो वारिक की बहन थी और वारिक की बहन में किसी तरह की कोई बेशर्मी नहीं थी।
और हकीकत तो ये थी कि वारिक उसे कुछ कहे या ना कहे, वो उससे बहुत डरती थी। वजह उसकी सख्त तबीयत थी। एक तो छोटी सी उम्र में ताया अब्बू के कारोबार को संभालने के चक्कर में लगकर अपनी ज़िंदगी की आज़ादी उसने जी ही नहीं। वो हमेशा से जिम्मेदारियों से घिरा हुआ था। ताशफैन की सारी जिम्मेदारियां उसने ताया अब्बू का बेटा बनकर संभाली थी। हालांकि उसकी तरह वो भी तो ताया अब्बू का भतीजा ही था। ताशफैन की माँ को तलाक देने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई की बेवा से शादी कर ली थी। वारिक उम्र में ताशफैन से 1 साल बड़ा था, इसलिए उसका रोब सब पर था। उसके सामने तो ताया अब्बू भी नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा सही होता था। ताया अब्बू और ताई अम्मी की भी 3 औलादें थीं, इसीलिए ताई अम्मी का सारा ध्यान उस पर था। क्योंकि ताई अम्मी वारिक की सख्त तबीयत से डरती भी बहुत थी। वो तो तनावुश को छोटी उम्र से ही पर्दे का पाबंद कर चुकी थी। वो मायरा का सामान निकालती मुस्कुराते हुए वारिक का रिएक्शन सोच रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, किसको सोचकर मुस्कुरा रही हो। वो दरवाजे पर खड़े ताजफैन को देख रही थी। जब उसने तेवरी चढ़ाकर पूछा, वारिक भाई को, उसने अचानक उसके पूछने पर जवाब दिया। और अब क्यों याद फरमाया जा रहा है अपने वारिक भाई को? वो उसके करीब आके पूछने लगा। न जाने क्यों उसे वारिक के नाम से चिढ़ होती जा रही थी, क्योंकि बार बार वो उसी का नाम इस्तेमाल कर रही थी। बस ऐसे ही ये कपड़े देखकर उनकी याद आ गई। उसने एक छोटी सी टी शर्ट थाम कर उसके सामने की थी। ऐसा क्या है इन कपड़ों में? वो हैरत से मायरा की शर्ट को देख रहा था जो उसके हाथ में झूल रही थी। ये छोटी सी है ना, जैसे किसी बच्चे की हो। अगर वारिक भाई को पता चल जाए ना कि ये कपड़े यहाँ की लड़कियाँ पहनती हैं और ऐसे एक लड़की इस घर में भी रहती है, तो मुझ पर उसका साया भी ना पड़ने देते। क्योंकि वारिक भाई को लगता है कि ऐसी लड़कियों के साथ रहने से भी अच्छी लड़कियां बिगड़ जाती हैं। वो तो एक लम्हे में मुझे यहाँ ना रहने देते, बल्कि अभी और इसी वक्त यहाँ से वापस ले जाएं। उसने बड़े मज़े से वारिक को सोचकर जवाब दिया। वो तुम्हें ले जाए और मैं तुम्हें जाने दूँ? वो आईब्रो उठाकर उल्टा उससे सवाल करने लगा। हाँ, अगर वारिक भाई मुझे लेने के लिए आएंगे तो मैं तो जाऊंगी ना उनके साथ। उसके अंदाज को समझ नहीं पाई थी। लेकिन अगर वारिक उसे लेने के लिए आता तो वो 1 सेकंड को भी सोचे समझे बिना उसके साथ कहीं भी जाने को निकल जाती। मेरी इजाज़त के बिना इस घर से पैर तो बाहर रखो। टांगे काट के सारी ज़िंदगी के लिए बेड पर ना बिठा दिया ना, तो ताशफैन इब्राहिम नाम नहीं। और ख़बरदार जो आज के बाद उस वारिक का नाम मेरे सामने भी लिया तो। वो काफ़ी सख्ती से बोला। इस नाम से अब जलन महसूस हो रही थी। उससे ज़्यादा तो वो अपने घर वालों का नाम लेती थी। कभी ताया अब्बू, कभी ताई अम्मी, तो कभी सदफ और कभी वारिक। उसके ख़ानदान वाले ख़त्म ही नहीं हो रहे थे जिनसे वो चिढ़ता था। उसकी बात पर वो निगाहें झुकाकर ज़मीन की तरफ देखने लगी। उसे अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ था। पता नहीं उसे क्या हो जाता था। वो हर बात पर उसे डांटता क्यों था? हालांकि वो तो उसे प्यार करना चाहता था, उसे अपने पास अपने साथ कैद रखना चाहता था। खैर चलो आओ जान, हम नाश्ता करते हैं मिलकर। वो उसे देखकर मोहब्बत पाश लहजे में कहने लगा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जब उसे मायरा आती नजर आई, आओ मायरा, तुम आराम करो, हम तब तक नाश्ता कर लेते हैं। मैंने इसे कॉलेज छोड़ने जाना है। जब तक तुम जागती हो ये कॉलेज से वापस आ जाएगी, एंड आई प्रॉमिस ये तुम्हें बोर नहीं होने देगी। उसने मुस्कुराकर तनावुश का गाल खींचा। हाँ, मैं तो जोकर हूँ ना, जो इनकी जानू मानू के सामने नाचती रहूँगी कि ये बोर नहीं होंगी। इनसे कितनी मोहब्बत से बात करते हैं और मुझे काटने को दौड़ते हैं। वो बस सोच कर रह गई। मुझे भी ऐसा लगता है। उसने भी बिल्कुल ताशफैन की तरह उसके गाल की तरफ हाथ बढ़ा, लेकिन उससे पहले उसने उसका हाथ थाम लिया। खबरदार, मेरी बीवी को हाथ मत लगाना, ये सिर्फ मेरी है। वो उसके गालों की तरफ तो आना भी मत। इन्हें खींचने और छूने का, प्यार करने का हक सिर्फ मेरे पास है। उसने उसे वार्निंग देते हुए कहा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, हर अच्छी चीज़ पर कब्जा कर लेते हो और फिर मेरे हिस्से में कुछ नहीं आता। गाल तुम्हारे, डिम्पल मेरे। वो डील कर रही थी। तनावुश तो मुंह खोल कर रह गई। उसकी ज़ात पर डीलिंग चल रही थी। गाल भी मेरे, डिम्पल्स भी मेरे, हाथ पैर होंठ आंखें चेहरा सब पूरी की पूरी ये लड़की मेरी, बाकी सब कुछ ले लो। उसने भी आगे से डील की थी। ये हो क्या रहा था तनाविश को तो समझ ही नहीं आ रहा था। बाकी सब कुछ तुम ले लो, बस ये क्यूटी मुझे दे दो। उसने अचानक उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन ताशफैन ने तेज़ी से उसके हाथ को पीछे कर लिया था, जैसे वो सच में उसे ले जा रही हो। बहुत गंदी नज़र है तुम्हारी मेरी बीवी पर। तुम तो अब इसकी तरफ देखना भी बात। निकलो तुम यहाँ से, चलकर मुझे गुड मॉर्निंग किस दो। मेरा दिमाग ख़राब है, जो मैं सोच रहा था कि तनावुश को आज कॉलेज से छुट्टी करवा लेनी चाहिए। तुम तो खा ही जाओगी मेरे पीछे मेरी बीवी को। वो उसका हाथ थामे उसे घसीटते हुए बाहर ले गया, जबकि वो ज़मीन पर नज़रें गाड़ती भागती उसके साथ बाहर निकली। इस लड़की से दूर रहना तुम, ये बुरी कोई है। किसी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। उसे कमरे में लाता अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बोला। सुबह जब हम जागे थे, क्या तुम्हें भी अजान की आवाज़ सुनाई दी थी? वो पलट कर उसे पूछने लगा, जिस पर उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया।
यहाँ पास में सिर्फ एक ही मस्जिद है, वहाँ लाउड स्पीकर नहीं है, तो अजान कैसे हुई थी? वो परेशानी से पूछ रहा था। मैंने अलार्म लगाया था। वो क्या है ना, रिंगटोन से मेरी आंख नहीं खुलती, अजान से खुल जाती है, इसलिए मैंने अपने फ़ोन पे अलार्म लगाया था कि सुबह फजर के वक्त जाग सकूं। तुम्हें अलार्म लगाना आता है? वो मुतासिर होने वाले अंदाज में बोला। किसे नहीं आता, आजकल तो बच्चा बच्चा लगा लेता है, उसने सुकून से बताया, जबकि वो उसे नहीं बता पाया था कि उसे नहीं आता। हाँ हाँ ठीक है, अब वो करो जो करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। उसके पास आते वो बोला, क्या करने के लिए? वो हैरानगी से पूछने लगी। गुड मॉर्निंग किस। उसने अल्फाज को अलग अलग करके अदा करके उसे बताया। मेरा कॉलेज लेट, शट अप। वो कहते हुए उसकी तरफ झुका था, जबकि मायरा आगे पीछे देखे बिना उनके कमरे में घुस गई और अगले ही लम्हे तेज़ी से बाहर भाग गई। उसने उससे अलग होने की कोशिश करते दरवाजे की तरफ देखा था, जहां मायरा आंखों पर हाथ रखकर दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी। मैंने कुछ नहीं देखा, वो यूं ही दूसरी तरफ मुंह किए बोली। अच्छा किया जो कुछ नहीं देखा, अब शक्ल गुम करो यहाँ से, हम बिजी हैं। वो सख्ती से बोला। हाँ ठीक है, तुम आराम से अपना काम करके जाते हुए मुझे बाय बोल कर जाना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो कहकर बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गई। छोड़ें, क्या कर रहे हैं आप? उन्हें कितना बुरा लगा होगा। ओ शट अप। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे परवाह ही नहीं थी कि आगे पीछे क्या हो रहा है। उस वक्त उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये लड़की थी, उसका अपने करीब होना। उसे अपने बाजुओं में कैद किए वो दुनिया जहान भुलाए हुए था। वो शायद और कुछ सोचना ही नहीं चाहता था, बस उसकी गिरफ्त उसके वजूद पर सख्त होती जा रही थी। ताशफैन कॉलेज। वो उसे खुद से दूर करते मिन्नत भरे लहजे में बोली, अभी वक्त है। नहीं तैयार होना लेट। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो एक दिन लेट चली जाना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बहाने ढूंढती हो ना तुम मुझसे दूर जाने के। उसकी मज़ाहमत पर वो उसे घूरते बोला। नहीं तो। उसने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। नहीं, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। तुम जब भी मेरे पास आती हो एहतजाज करने लगती हो। तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता तो साफ बता दो, मैं तो खुद ही तुमसे दूर हो जाता हूँ। वो मायूस होकर बोला। नहीं ताशफैन, ऐसा नहीं है, आपका मेरे करीब आना मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो परेशान से अपनी सफाइयाँ देने लगी। ऐसा ही है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मज़ाहमतों को समझ नहीं पा रहा हूँ? तुम शायद मेरे साथ इस रिश्ते को शुरू करने के लिए राज़ी नहीं हो, शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। तुम्हारे यहाँ आने पर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन वो वक्ती रिएक्शन था। तुम खुद सोच लो कि जो मेरा जायज़ हक है वो मुझे देने की बजाय मेरा बाप मुझसे शर्त लगा रहा है, तो क्या मैं इस बात को इतनी आसानी से मान जाऊंगा? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था उन पर। उन्होंने मुझे मेरा हक देने की बजाय मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया, और अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी जुल्म किया गया, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की गई है। तुम तो शायद उस वक्त निकाह का मतलब भी नहीं समझती थी जब तुम्हें मेरे निकाह में दे दिया गया। सच है, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में सोचना तो मैंने अब शुरू किया है जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, और जब से मैं तुम्हें समझने लगा हूँ। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझता। तुम बहुत अलग हो इन लड़कियों से जिनके साथ आज तक मेरा वास्ता पड़ा है। तुम उन सब से अलग हो, इसीलिए तो सीधे दिल पे वार करती हो। और तुम्हारे ये डिम्पल्स तो मुझे बुरी तरह तुम्हारी तरफ मुतवज्जो करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे ये दुश्मन, जिन्हें तुम मुझसे छुपाने की कोशिश करती हो लेकिन फिर भी छुपा नहीं पाती।